हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से हम शुरू करेंगे करंट अफेयर्स। यार ये एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें क्या नहीं पता होता, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा। हम 3 फॉर्मेट में काम करें। एक तो मैं आपको डेली करवाऊंगा, जिसके अंदर डेली की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ेज होती है ना, वो आपको करनी बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये आता है कि भाई क्यों ज़रूरी है। देखो यार, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भी दुनिया, देश दुनिया में क्या चल रहा है ना। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी नेसेसरी। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ आती है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जिसके लिए हम बेसिकली जाने जाते हैं कि यार बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो सही है, पर वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है तो उसका क्या करेंगे। तो आप करंट अफेयर में बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में भी हूबहू क्वेश्चन दिख जाएंगे। प्लस उसके बाद जब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्या होंगे, अवार्ड्स होंगे, ठीक है। एक आता है पर्सन इन न्यूज़ होगा, एक आता है प्लेसेस इन न्यूज़ होगा, और ऐसी न्यूमरस चीज़ें होंगी जो कि एग्जाम्पल पेपर में आपको हम सब्जेक्ट वाइज कराएंगे, यानी कि टॉपिक वाइज कराएंगे। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा उसमें से डेफिनेटली आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। जुड़े रहिए, आगे शुरू करते हैं कि कैसे हमारे करंट अफेयर चलने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन सी मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को माइट के नाम से जानते हैं, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, इन दोनों ने क्या एक ज्वाइंट इनिशिएटिव लिया। किस बात का इनिशिएटिव लिया कि हम क्या करेंगे, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे। अब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कौन सी, जो हमारे इंडिया में बनेगा, इंडिया में इंडिजिनस तो वही होगी ना। अब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे किस बात के लिए, कि अब हमें डेवलपमेंट करना है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का। अब डेवलपमेंट कैसे होगा भैया, डेवलपमेंट होगा कि हम अपने ईवी चार्जर्स बनाएं, हम अपनी मशीन्स बनाएं, ड्राइवर्स बनाएं, बैटरी बनाएं, मैनेजमेंट सिस्टम बनाएं, फंक्शनल सेफ्टी बनाएं, सब कुछ हम खुद करें। अब ये काम ना तो MIT खुद कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज कर सकती है। इनका बेसिकली ये कहना है कि जो भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जो स्टार्टअप्स हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, उनको कहा कि आप लोग हमारे पास आओ, क्या लेके, प्रपोजल्स लेके आओ। कि आप प्रपोजल्स लेके आओगे और आपके प्रपोजल्स के बेस पर आप लोग ऐसी टेक्नोलॉजी बनाओ जो ईवी सेक्टर में आगे बढ़कर काम कर सके। पर सवाल ये तक कर क्यों रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, देखो सबसे बड़ी अगर ईवी की बात करें तो सबसे सुप्रीम डोमिनेंट पोजीशन पे बैठा है चाइना, ठीक है। अगर इसको पीछे छोड़ना है तो हमें इंडिजिनसली इसके अंदर काम करना ही पड़ेगा। सवाल इसमें क्या बनेगा कि कौन सी 2 मिनिस्ट्रीज है जिन्होंने आपस में ये किया है, तो वो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइट और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज यानी कि MHI। ज्वाइंट इनिशिएटिव इन दोनों का हुआ है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इन दोनों का ज्वाइंट इनिशिएटिव हुआ तो किस चीज के लिए हुआ, तो प्रमोट ईवी के लिए, सिंपल, प्रमोट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल, ठीक है। इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से हम इनको प्रमोट करेंगे और हम खुद बनाएंगे। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अगला आता है यार, देखो एक नेशनल वाटर अवार्ड्स होते हैं। कौन से होते हैं, नेशनल वाटर अवार्ड्स। अब ये जो नेशनल वाटर अवार्ड्स हैं, इसके अंदर प्राइज दिया जाता है। अब प्राइज किसको मिला है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये बनता है, तो ओडिशा को मिला है। किसको मिला है, ओडिशा को फर्स्ट प्राइज इसके अंदर ले गया। सवाल दूसरा दिया किसने है, तो हमारी प्रेसिडेंट आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया, जो कि नई दिल्ली के अंदर हुए थे। अब ये अवार्ड के अंदर 38 विनर्स आए हैं। कितने हैं, 38 विनर्स आए हैं। और कितनी कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया, 9 कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया। इसके अंदर बेस्ट स्टेट था, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट विलेज पंचायत, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी, बेस्ट वाटर USA यूजर एसोसिएशन एंड बेस्ट सिविल सोसाइटी जैसे अवार्ड्स थे। अब इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि पहला तो चलो ओडिशा को मिला है, दूसरा किसको मिला है, तो सेकंड मिला है भैया यूपी को, थर्ड मिला है भैया हमारे गुजरात को, और थर्ड गुजरात के साथ साथ पौंडीचेरी को भी मिला है। किसको मिला है, पौंडीचेरी को भी मिला है। तो कौन से अवार्ड हो गए, 5th नेशनल वाटर अवार्ड किसको मिला, फर्स्ट ओडिशा को, दूसरा किसको मिला, यूपी को, तीसरा किसको मिला, गुजरात को। किसको मिला, गुजरात को। तो पहला ओडिशा, दूसरा यूपी और तीसरा गुजरात, प्लस साथ में पौंडीचेरी को भी दिया। किसने था, हमारी प्रेसिडेंट आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो ये हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और ये हमारे MIT के और साथ में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के बंदे खड़े हैं। साथ में ये मेमोरेंडम ऑफ इन्होंने इनिशिएटिव किया कि साथ में इंडिजिनस ईवी टेक्नोलॉजीज को बनाया जाएगा, ठीक है। अब तीसरा चलते हैं बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट केरला के ऊपर। देखो केरला जो स्टेट है हमारा, इन्होंने एक सिटीजन सेनेटल ऐप लॉन्च किया। क्या किया, सिटीजन सेनेटल ऐप, मॉनिटर ट्रैफिक वायलेशंस को मॉनिटर करने के लिए। अब कैसे होगा, फॉर एग्जांपल आप खड़े हो सड़क पर, या आप हो, ठीक है, सड़क पे खड़े हो और वहां से जा रहे हो, वहां पर एक गाड़ी देख रहे हो आप, ये गाड़ी बड़े ही रैश ड्राइविंग कर रही है। क्या कर रही है, रैश ड्राइविंग। अब ये जो गाड़ी है वो जो रैश ड्राइविंग कर रही है, आपने इसकी बना ली वीडियो या आपने इसकी खींच ली फोटो, पर ये जो फोटो वीडियो बनाई है 8 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये फोटो वीडियो आपने खींच ली और जाके वहाँ पर पोर्टल पे डाल दी, इसका वेरिफिकेशन होगा और उस वेरिफिकेशन के बाद इसका ऑनलाइन चालान बन जाएगा। ये जो भाई साहब मैंने इधर बनाया, इनका नाम है
KB गणेश कुमार, ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है केरला गवर्नमेंट की, इसलिए फोटो चिपका दी। अब यही वो बात है जो मैंने आपको समझाई है सारी, के सिटीजन सेंट्रल ऐप बनाया, 18 अक्टूबर को इसकी लॉन्चिंग करी थी। पब्लिक को बोलेगा कि आप अपलोड कर दो फोटोज को जो 8 MB तक की हो, जिनका भी ट्रैफिक वायलेशन हुआ है, वेरीफाई किया जाएगा, उन रिपोर्ट्स को ई चालान उनके पास भेज दिए जाएंगे जो भी बंदा उस पर्टिकुलर चीज पर वायलेशन कर रहा है। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है यार, कि मान लो अगर आप डायरेक्टली उसको बोलोगे तो वो आप पे चढ़ जाएगा कि तुम मेरे को क्या बोल रहे हो, तू कौन होता है। तो सीधी फोटो या वीडियो खींचो, वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद उसके ऊपर ई चालान घोषित कर दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बनाया किसके द्वारा गया है, तो नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर के द्वारा बनाया गया। केरला का एक प्रोग्राम चल रहा है, उसको कहते हैं 100 डे एक्शन प्लान, जिसके तहत नई नई चीजें बनाई जाएंगी, नए नए एक्शन लिए जाएंगे। उसी 100 डे एक्शन प्लान के तहत इस सिटीजन सेंट्रल ऐप को बनाया गया है ताकि मॉनिटर किया जाए कि ट्रैफिक वायलेशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा पब्लिक रोड पे होती है उतना ज़्यादा ऑफिशियल्स रोड पर नहीं होते। पब्लिक के सामने हजारों इंसिडेंट होते हैं जो अच्छे बुरे जो होते हैं। तो इनका मोटो यही है कि आप लोग फोटो खींचो और फोटो खींच के हमें भेजो, वेरीफाई करेंगे, चलान घोषित कर देंगे। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ये हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स है। क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स, आपके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो ले लूंगा कॉमनवेल्थ गेम्स क्या होते हैं, कैसे बनाए गए थे, कैसे नहीं बनाए गए थे। अभी के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या ये है कि जो हॉकी है, बैडमिंटन है, रेसलिंग है, इनको 2026 में जो होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स है उससे निकाल दिया गया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्यों निकाला, इसलिए निकाला क्योंकि बजट प्रॉब्लम थी। क्या थी, बजट प्रॉब्लम। इनकी जो कॉस्ट है ना उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, उसको लाइन पे लाने के लिए इन्होंने क्या किया, इन कुछ गेम्स को निकालने का फैसला किया। सवाल ये बनेंगे कौन से गेम निकाले, तो हॉकी, बैडमिंटन, रेसलिंग। कौन से गेम से निकाले, तो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम से। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स मेजर स्पोर्ट्स लाइक हॉकी, शूटिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, रेसलिंग, टेबल टेनिस, स्क्वैश एंड ट्रायथलॉन टू स्ट्रीमलाइन कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक्स। अब सुन लो, सवाल कभी कभी ऐसे बनता है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गेम है जो 2026 ओलंपिक गेम्स में से कॉमनवेल्थ गेम्स में से निकाला गया, या फिर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा गेम है जो 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स में से नहीं निकाला गया। ठीक है, ये पहला सवाल। अब बोलता है कि ये जो गेम्स के नाम दे देगा ये कौन से गेम से निकालेंगे, दूसरा सवाल तो कॉमनवेल्थ गेम से निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होने का वाला है तो ग्लासगो में होने वाला है, जो कि स्कॉटलैंड के अंदर पड़ता है। बड़ी फोटो अच्छी मैंने लगाई है, इससे लेना देना कुछ नहीं है, बस ये ग्लासगो के अंदर कोई जगह होगी, कोई बिल्डिंग होगी, उसकी फोटो है ये। ठीक है, अब 10 डिसिप्लिन पे फोकस करेगा वो, जिसमें एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, स्विमिंग, ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बॉल्स एंड 3x3 बास्केटबॉल। ग्लासगो इसको होस्ट कर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स को 12 साल बाद। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बहुत जरूरी तरीके से। आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा ई श्रम पोर्टल। देखो यार, अब ई श्रम पोर्टल के आगे टैगलाइन पढ़ो, कितनी प्यारे टैगलाइन है, वन स्टॉप सोल्यूशन। वन स्टॉप सोल्यूशन क्या होता है, ये मान लो एक विंडो बनी हुई है। ठीक है, इस पे इस बंदे को तो चाहिए राशन की जानकारी, एग्जांपल दे रहा हूँ ये, इसको मत समझ लेना। इस बंदे को चाहिए कि बारिश कब होगी। ठीक है, इस बंदे को चाहिए कि यार मेरी RTI का क्या हुआ। ठीक है, इस बंदे को चाहिए यार मेरी बुक्स आ गई कि नहीं आ गई। अब हर जगह के लिए अलग अलग ऑफिसेस बने हुए हैं, पर क्या हो अगर मान लो इसका भी काम यहाँ हो जाए, इसका भी काम यहाँ हो जाए, इसका भी काम यहाँ हो जाए, सब चारों का काम एक ही विंडो पर हो जाए, तो हो गया ना वन स्टॉप सोल्यूशन। तो अनऑर्गेनाइज जो हमारे वर्कर्स हैं, जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज काम नहीं करते हैं, उनके लिए ई श्रम पोर्टल लिया गया। अब ई श्रम क्या है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। क्या करता है, पहली बात तो भारत सरकार ने ई श्रम लॉन्च किया है नई दिल्ली के अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्सेस दिया जाएगा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए जो ई श्रम पोर्टल पर है। ऐसा क्यों किया, देखो यार, कोई भी श्रम है, मान लो कोई भी श्रम है, अब उनके लिए क्या दिया जाएगा, स्कीम्स बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, स्कीम्स, उनके वेलफेयर के लिए, है ना। लेकिन वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स बनाई जाएंगी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास होना चाहिए डेटा, कि कितने हमारे श्रम काम कर रहे हैं, कितने श्रम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, कितने श्रम के पास ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आने वाली है, नहीं आने वाली है। ये डेटा एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत मुश्किल काम होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये डेटा सबके पास, किसी के पास कुछ डेटा है, किसी मंत्रालय के पास कुछ डेटा है, किसी मंत्रालय के पास कुछ डेटा है। तो वेलफेयर स्कीम बनाने के लिए हर मंत्रालय से अलग अलग डेटा हमें मंगवाना पड़ता है, लेकिन अब नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म के अंदर क्या होगा, डाटा को कंसोलिडेट किया जाएगा वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, इन सब से डेटा कलेक्ट करके एक पोर्टल पर डाल दिया जाएगा। अब जो भी वेलफेयर या सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनेगी उसके लिए डेटा की प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा वहां से डेटा उठाया, सारे मंत्रालय को डेटा है, उसको कलेक्टिवली देखा, देखने के बाद उनके लिए वेलफेयर स्कीम बना दी, सोशल स्कीम बना दी। अच्छा है, बढ़िया। आपके लिए बस इतना आ सकता है कि जो भी ये काम किया जा रहा है, ये सारी मंत्रालय से जो डेटा मंगाया जा रहा है, ये किसके लिए ये भी बता देंगे कि अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए बनाया जा रहा है। इस पर्टिकुलर चीज को कहते क्या है, तो कौन सा पोर्टल है, तो मैडम यस सर, इसका नाम है ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन। आगे चलते हैं। इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट। अभी क्या है कि हमारे यहाँ पर कोई भी अगर मिसाइल बनती है ना, ठीक है, तो मिसाइल को चलाने से पहले उसकी टेस्टिंग होती है। क्या होती है, टेस्टिंग। टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। जब मैं आपको ज्योग्राफी बताऊंगा तो आपको ये बताऊंगा अगर ये हमारा इंडिया है तो ज़्यादातर टेस्टिंग किट्स इधर ही क्यों होती हैं, इस एरियाज में क्यों होती है, इधर क्यों नहीं होती, इधर क्यों नहीं होती? ये इसलिए नहीं होती, चलो वो आपको ज्योग्राफी में बताएंगे, पर अभी के लिए नई टेस्टिंग रेंज बनाएगी उसके बारे में जान लेते हैं। इंडिया ने नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज बना दी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट कौन सा है? तो स्टेट है भाई साहब आंध्र प्रदेश। कौन सा स्टेट है? आंध्र प्रदेश। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन बनाता है? तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, ये इसके अप्रूवल देते हैं बनाने का भी, कहाँ बनाएंगे कहाँ नहीं बनाएंगे। अब आंध्र प्रदेश के अंदर अगर ज्यादा वो डीप में जाना चाहता है एग्जामिनर तो पूछ लेगा कि जगह कौन सी, तो नागालैंड का एरिया है उसके अंदर बनाई जा रही है। ठीक है। अब बेसिकली जो डीआरडीओ के द्वारा मिसाइल्स बनाई जाती हैं उनको अगर टेस्टिंग करनी है तो वो यहाँ पर हो जाएंगी। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको भाई सरफेस टू एयर है, ठीक है। सरफेस टू एयर क्या होती है? मान लो यहाँ पर आपकी जो आपका फायरर खड़ा है और यहाँ से कोई प्लेन जा रहा है तो इसके ऊपर ये धम धम यहाँ से फायरिंग करेगा तो सरफेस एयर पर जा रही है ना, ऐसी मिसाइल्स के लिए टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। वही सरफेस टू एयर मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, अदर प्रोजेक्ट जो डीआरडीओ के द्वारा चलाए जा रहे हैं वो सब यहाँ पर नागालैंड का एरिया जो आंध्र प्रदेश के अंदर है इसके अंदर इसको ले जाके टेस्ट कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी मीटिंग में एक और अप्रूवल मिला, वो अप्रूवल ये था कि हम क्या करेंगे 31 प्रेडेटर ड्रोन्स। प्रेडेटर कौन होता है? देखो पहले ये बताओ, प्रेडेटर होता है शिकारी। कौन होता है? शिकारी। तो आपको एक जनरल कंसेप्शन अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि प्रेडेटर ड्रोन क्या करेगा। तो 31 प्रेडेटर ड्रोन्स हम यूएस से ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स बना रहे हैं। तो ये बेसिक बात इसमें ध्यान रखने वाली है कि हमारी नई क्या कहते हैं इसको, हाँ सॉरी, नई हमारी मिसाइल टेस्टिंग रेंज कहाँ बढ़ाई गई है? नागालैंड का एरिया आंध्र प्रदेश के अंदर। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दे दिया है और डीआरडीओ के वगैरह जो भी वहां पर मिसाइल्स को हम टेस्ट करना है वो वहां पर हो जाएंगी। अब मैं आपको कुछ एक बेसिक फैक्ट्स दे देता हूँ, क्विक फैक्ट्स जिसको कहते हैं ना अपने आज का ज्ञान, कि भी ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर करेंगी। और आज के देश दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ वो ये है, ठीक है, ये आपका वो चीज है। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमारी 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर कौन जीता है? कर्नाटका को फर्स्ट प्राइज मिल गया। हमारा एक करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट हुआ था, अब वो क्या था कैसे था वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में सारा बता दूंगा कि करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट में क्या हुआ था, क्या डिस्कशन हुआ था, क्या होना था क्या नहीं होना था। उसको रिन्यू कर दिया गया इंडियन पाकिस्तान के द्वारा 2029 तक। अब क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, डब्ल्यूएचओ, आप सबको थोड़ा मोटा बेसिक ज्ञान होगा कि डब्ल्यूएचओ एक बॉडी है जो भी देश दुनिया में चलने वाली बीमारी है उनका हिसाब रखता है कि कौन सी बीमारी कहाँ पर कितनी ज़्यादा खतरनाक है, कौन सी बीमारी कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, कौन सी बीमारी कहाँ से विलुप्त हो गई, ठीक है। तो वो ध्यान रखता है। तो उसने ये कर दिया कि जो इजिप्ट है ना वो मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया कि इजिप्ट में अब कोई भी सिंगल केस मलेरिया का नहीं है, ठीक है। अब पेटीएम, हम जानते हैं कि पेटीएम अभी लास्ट ईयर से बहुत न्यूज़ में था, ठीक है, कि बंद होने वाला है, वॉलेट बंद हो जाएगा, ठीक है, नए यूजर्स रजिस्टर नहीं कर सकते, पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे दिक्कत आ गई। तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है कि अब नए यूपीआई यूजर्स एनरोल कर सकते हैं पेटीएम के अंदर। वेरी गुड इंफॉर्मेशन। ओडिशा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मिनिस्ट्रियल लीव। अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो किसके लिए है? प्राइवेट ऑफिसेज के लिए नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए अनाउंस कर दिया कि मिनिस्ट्रियल लीव दी जाएगी वुमेन स्टाफ को। वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। तो सवाल ये बन सकते हैं सीधे सीधे कि कौन सी ऐसी गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली मिनिस्ट्रियल लीव और अनाउंस किया वुमेन वर्कर्स के? तो ओडिशा। बन सकता है कि अभी हाल ही में एनपीएससी के द्वारा किसको अप्रूवल दिया गया है नए यूजर्स को एनरोल करने के लिए? तो पेटीएम। डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी हाल ही में कौन सा कंट्री है जिसको मलेरिया डिक्लेयर कर दिया गया? तो इजिप्ट। अभी बोलेंगे कि करतारपुर कॉरिडोर एग्रीमेंट किन दो नेशंस के बीच में? तो बोल देना इंडियन पाकिस्तान। कब तक रिन्यू होगा? 2019 तक। ये बोल सकते हैं 24th नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप किसने जीती? तो कर्नाटका में जीती। तो भाई साहब ये थे आज के करंट अफेयर्स। आप ना और किसी चीज़ पे भरोसा करो ना करो यार, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे करंट अफेयर्स पे बिल्कुल भरोसा कर लेना, ठीक है। आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और क्वेश्चंस के बेस पर आप अपने एग्जाम निकाल सकते हो। तब तक के लिए जुड़े रहिए और आपको वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।